अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें अदलिया के महाज से भी जो आवाज आ रही है ना खान साहब को, वो ये कह रहे हैं कि वापस चले जाएं और सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात करने होंगे। और फिर ये भी कहा गया कि कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे अदलिया की गलतियां अगर वो दोबारा ना की जाएं तो अच्छा होगा, गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, ये भी कहा गया। और फिर आज खान साहब ने भी जो एक हकीकी आजादी की तहरीक है, इसका बाकायदा आज आगाज हो रहा है और रहीम यार खान के जलसे में वो कौम के सामने पूरा लाएमल जो है वो रखेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, ये जो खान साहब ने तकरीर की है, आज एक कन्वेंशन में गए थे और वहां पर उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि हकीकी आजादी के लिए सियासत नहीं, जदोजहद की जाती है। अगर हमने मुल्क मुल्क में इंसाफ ले आए तो ये हकीकी मुल्क बन जाएगा। जो ताकतवर है वो ऊपर है और गरीब कमजोर है, जबकि आजादी के लिए खड़ी ना होने वाली कौमें तबाह होती हो जाती हैं और नामवर चोर और डाकू मुल्क पर बैठ जाएं तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। कौम में कानून की हुक्मरानी नहीं, वो तबाह हो जाती है। नवाज शरीफ और जरदारी का अपना पैसा बैरून मुल्क पड़ा है और तहम अब ये वक्त पाकिस्तान के लिए फैसला कुन है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गरीब ममालिक में हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हैं, अब बारी बारी चोरों के मुकदमात खत्म हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह कौम में शऊर आया तो हकीकी आजादी की तहरीक कामयाब होगी। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, लेकिन आजाद कौम नहीं बन सकते। बाज लोग सियासत को पैसा बनाने का जरिया समझते हैं और बाज लोग अवामी खिदमत के लिए सियासत में आते हैं, लेकिन खुददार लोग अपनी कौम की इज्जत करवाते हैं। शहबाज शरीफ हर जगह जाकर कहते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूर हूं। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि इंसानी हकूक की बेईमाना खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश है जो कुछ हो रहा है। अरकान सेनेट के इजलास में उन्होंने ये खिताब करते हुए कहा, कुछ सेनेटर से उनकी मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने ये भी कहा रहा साहब, जो अंदर की खबर आई, कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के शायद उन्हें एंगेज करते हैं और फिर एक तासुर दिया जाता है जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो उस तासुर के नतीजे में शायद नुकसान पहुंच सकता है, तो हमें खबरदार रहना है और तोड़ने की कोशिश की जाएगी। राजा साहब, अब तहरीक का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब एक प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि माजी के अंदर अगर आप हिस्ट्री को देखें, इतनी बड़ी सपोर्ट भी हमने नहीं देखी, ये भी सच बात है। अवाम साथ चल रही है, ऐसी सपोर्ट पहले नहीं मिली। फजल रहमान के स्कूल के किराए के बच्चे नहीं है ये, कीमे वाले नाम या कोई मजहबी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको फॉलोअर्स जो करते हुए उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे चलेंगे, जहां वो कहेंगे ये पाकिस्तान की बाशऊर अवाम है, गुर्बत से सताई हुई अवाम है, निजात चाहती है और निजात के लिए वो इमरान खान की तरफ देख रही है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब ये जो ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब, और फिर जो पैगाम दिया है न्यूट्रल से बाज रहने का, बार बार एंगेज करते हैं, बार बार ऑफर्स करवाई जाती हैं, चार रुकनी, ये चार जो नकात थे ये लंदन भी भेजे गए, सदर आरिफ अलवी के जरिए मीडिएशन का काम भी किया गया। सदर आरिफ अलवी ने बता भी दिया कि कौन लोग जो थे वो गुफ्तगू उनके साथ कर रहे थे, लेकिन कुछ निकला नहीं इसका नतीजा। इसलिए इमरान खान की डेडलाइन और उसके बाद अब हकीकी आजादी की तहरीक का बाकायदा एक ऐलान करने जा रहे हैं। कितना आसान होगा और कितना मुश्किल हो सकता है इमरान खान के लिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखें आशमी साहब, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बंदयाल साहब, इनकी जानिब से जो पैगाम आया है कि तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट चली जाए और तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी आवाम को जिस किस्म के मसाइल का सामना है, जिस किस्म का कहर पिछले 4 महीने में महंगाई की सूरत में पाकिस्तानी आवाम पर नाजिल हुआ है, जो हमारी इकॉनमी की बर्बादी हुई है, यानी 5.9% से जिस तरीके से हर चीज़ महंगी करने के बावजूद हमारी इकॉनमी मुसलसल कोलैप्स कर रही है, जिस तरीके से डॉलर की कदर बढ़ रही है, जिस तरीके से आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, इस वक्त जितने मसाइल हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो था, ये तमाम जो तबाही हुई है पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की इकॉनमी की,
ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो सदारती रेफरेंस पर फैसला ताखीर से आया सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर जज साहबान शामिल थे जिस बेंच में, अगर ये फैसला वक्त के ऊपर आ जाता, यानी आपके ऐसे अरकान जो कि पार्टी पॉलिसी से इनराफ करें, उनको डी सीट करने का फैसला अगर तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले आ जाता, एक ऐसी सूरत हाल में जब ये नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में एक खुलेआम मंडी लगी है, खुद जो मुनरिफ अरकान थे वो टीवी कैमरों पर आ चुके थे, टीवी कैमरों पर आके इंटरव्यूज दे रहे थे और बता रहे थे कि हम बिक चुके हैं और हम इस वक्त अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे। तो पता नहीं क्या कोई इसके पीछे कुव्वत थी जिसने सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला बरवक्त करने से रोका, और सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर जो कि इमरान खान साहब की जानिब से और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बरवक्त सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन अगर हाशमी साहब ये फैसला सदारती रेफरेंस पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले आ जाता, तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना करती। उसकी वजह यह है कि एक तो जो 25 अरकान मुनरिफ हुए थे, 20 के करीब अरकान, उन 20 के करीब अरकान को पता चल जाता कि हम डी सीट हो जाएंगे, और ये दूसरों के लिए भी एक डिस्करेजमेंट होती, यानी बाकी जो अरकान पोटेंशली मुनरिफ हो सकते थे। जिस तरह से पंजाब असेंबली में बाद में 25 अरकान, 25 के करीब अरकान जो है वो डी सीट हुए, उनको बाद में टिकट्स तो दिए गए लेकिन वो निशान इबरत बन गए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो कि बहुत ताखीर से आया, इसको तारीख जज करेगी, और इसके मुहरकात क्या हैं। हाशमी साहब, ये पाकिस्तान की अगर आप तारीख का जायजा लें तो हमारी अदालतों के जो फैसले आते रहे हैं, उनके जो मुहरकात हैं वो फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद सामने आते हैं कि उस वक्त कौन सी कुव्वत थी जिन्होंने इस किस्म के फैसले करवाए। तो एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि 130वें नंबर से भी नीचे पाकिस्तान की अदलिया का रैंक क्यों है। यानी एक ऐसी हकीकत सुप्रीम कोर्ट के सामने थी जो कि कैमरों के ऊपर रिकॉर्डेड थी, सिंध हाउस से रोज इंटरव्यूज चल रहे थे, सबको पता था कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको रिश्वत देकर खरीदा गया है, वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ार किया उस वक्त तक का, जब तक वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो जाती गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जिस किस्म के डायरेक्टिव्स बाद में आए कि एक ही दिन के अंदर असेंबली का इजलास हो और एक ही दिन के अंदर वोटिंग हो। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले अपना घर देखना चाहिए, बजाय इसके कि इस किस्म के सियासी मशवरे जो हैं वो दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस फैसले से मुतासर हुए हैं। इकॉनमी कोलैप्स हुई, चलें जो आपके मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स बराह रास्त अवाम शायद समझते हैं कि वो उससे असरअंदाज मुतासर नहीं होते, लेकिन इस मरतबा तो जिस किस्म की तबाही हुई है इकॉनमी की, उससे बराह रास्त माइक्रो इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो तमाम अवाम मुतासर हुए हैं। दूसरा, पार्लियामेंट में जाकर इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है। 156 से जायद नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की अपनी, 180 के करीब इनके इत्तेहादियों की मिलाकर स्ट्रेंथ थी वफाक में, यानी कौमी असम्बली में। तो एक अब ऐसी सूरत हाल बना दी गई जहां पे राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट देख रही है, राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया, यानी जो मुनरिफ रुकन जो ये कह रहा है कि मैंने अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना है, जो कि पीटीआई से मुनरिफ हुआ है, उसको ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया। नूर आलम आपको खान मैं इसमें एक सवाल भी ऐड कर दूं, आपको राज साहब लगता है कि ये जो बात आपने कही ना कि राजा रियाज को बना दिया गया, अब देखिए खान साहब की तहरीक चलेगी ना तो फिर ये असम्बलियां जो है इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी, आपको लगता है कि ऐसा ही है? इनकी अहमियत तो हाशमी साहब पहले ही खत्म हो चुकी है। क्या उस असेंबली की क्या हैसियत है जहां पे राजा रियाज जो कि ये कह रहे हैं कि मैंने अगला टिकट मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना है अगला इलेक्शन, कह चुके हैं कि नहीं कह चुके कैमरों के सामने? तो वही राजा रियाज क्या मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन कर सकते हैं? यानी अपोजिशन के साथ बैठकर
कौमी असेंबली में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का फैसला करता है। चेयरमैन नैब की तैनाती का फैसला ऑपोजिशन लीडर की मशावरत से होता है। इंतखाबी इस्लाहत का फैसला ऑपोजिशन लीडर की मशावरत से होता है। तो ऑपोजिशन लीडर तो कम से कम एक ऐसा शख्स होना चाहिए था जो मेरिट के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑपोजिशन लीडर जो है वो ऐसे शख्स को बनाया गया जिसने टिकट ही मुस्लिम लीग नून के, जिसने इलेक्शन ही मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना है। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि सबसे बड़ा सिविल फोरम है अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का, उसका चेयरमैन बना दिया नूर आलम को। वो भी पीटीआई के मुनर्रिफ रुकन थे और जाहिर है कि वो भी अब अगला इलेक्शन जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इस वक्त पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली जहाँ जाने का मशवरा दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, ये तो एक जाती जागीर बन गई है पीडीएम की, जहां पर मुसल्लत किया गया है, कुछ किरदारों ने पीडीएम को वहां मुसल्लत कर दिया है। तो वहां पे तो जाली मैंडेट वाली असेंबली चल रही है, यानी 156 नशिस्तों वाले इमरान खान साहब को सड़कों पर धकेल दिया गया है, 84 नशिस्तों वाले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जरा अगर ये फिगर्स देख लें, अगर आखिरी मरतबा उन्होंने अपडेटेड फिगर नहीं देखे, कि इन फिगर्स को देखते हुए क्या इमरान खान साहब का इस जाली असेंबली में जाना और उसका कोई जवाज मौजूद है? इसका हरगिज कोई जवाज मौजूद नहीं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ताकतवर हल्कों ने इमरान खान साहब को इंगेज करने की कोशिश की, तो इसके नताइज क्या निकलेंगे? देखिए आशफी साहब, एक तो ताकतवर हल्कों को ये एहसास तो जरूर होगा कि इमरान खान साहब को आप इस सिस्टम के अंदर से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब को माइनस करना नामुमकिन है। यानी आप अंदाजा करें कि फजलुर रहमान, जिनके पास पार्लियामेंट की एक नशिस्त भी नहीं थी, कौमी असेंबली की एक नशिस्त भी नहीं थी, वो अपनी नशिस्त हार चुके थे, वो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे। फजलुर रहमान की अपनी नशिस्त नहीं थी कौमी असेंबली में, लेकिन फजलुर रहमान को नशिस्त ना होने के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर एक धरना देने दिया गया। 4 दिन वो इस्लामाबाद में बैठे रहे। उसके बाद वो फौज मुखालिफ तकरीरें करते रहे, रियासत मुखालिफ तकरीरें करते रहे, जो ऐसे कौम परस्त नासिर जिनके मुतल्लिक फौज ने ये मौक़िफ़ अपनाए रखा कि ये कौम परस्त नासिर ऐसे हैं जो रियासत मुखालिफ हैं और फौज मुखालिफ हैं, उनको मिलाकर फजलुर रहमान जीएचक्यू पर हमले करते रहे, फौज पर हमले करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर हमले करते रहे। लेकिन आप देख लें कि वो फजलुर रहमान जिनकी कौमी असेंबली में अपनी एक नशिस्त नहीं थी, उनको भी माइनस नहीं किया जा सका सियासत में। आप यानी अगर फजलुर रहमान जिनकी एक नशिस्त भी नहीं है अपनी कौमी असेंबली में जाती, उनको भी माइनस नहीं किया जा सका। यहाँ तो 156 नशिस्तें हैं, इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया पंजाब के अंदर जिमनी इलेक्शन में, एक ऐसी सूरत हाल में जब वफाक में और पंजाब में दो हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स बैठी हुई थी, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ था इस पीडीएम के साथ, रियासती इदारे भी मिले हुए थे। तो इसलिए इमरान खान साहब को तो माइनस किया ही नहीं जा सकता किसी भी सूरत। इमरान खान साहब को माइनस करने का मतलब ये होगा कि आप 14 करोड़ लोगों को इस सिस्टम से माइनस कर रहे हैं। तो क्या इन 14 करोड़ पाकिस्तानियों को आप क्या करेंगे? इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे? इनकी जो पाकिस्तानी शहरियत है उसको मनसूख कर देंगे? इनको किसी और मुल्क का शहरी बना देंगे? आपके पास क्या हाल है इसका? आगे वे आउट क्या है? अब इसमें गारंटीज की जो बात है, खान साहब ये कह चुके हैं कि इससे पहले भी मुझे एंगेज किया गया, कुछ गारंटीज भी दी गई, लेकिन उन गारंटीज के ऊपर और उन वादों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब देखना यह है कि खान साहब को अब जो रिसेंटली एंगेज किया जा रहा है, वो किस लेवल पे एंगेज किया जा रहा है, किस किस्म की इमरान खान साहब को गारंटीज दी जा रही हैं और क्या वो उनके लिए काबिल कबूल हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से इमरान खान साहब को अगर कुछ टाइम पेपर भी लिख के दे दिया जाए तो खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को पता है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट खान साहब को सूट नहीं करती। इलेक्शन हर सूरत में, यानी अगर ये बिल्कुल उसको डिले करते हैं तब भी अगस्त में होगा 2023 में, और 2023 में भी खान साहब 3/4 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये जो डिस्कस किया जा रहा है कि थोड़ा सा अर्ली इलेक्शन करवा लिया जाए, मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन करवा लिया जाए। तो मार्च अप्रैल के अंदर अगर इलेक्शन की बात की जाती है और खान साहब को कुछ सॉलिड गारंटी की जाती है कि जनवरी में अबूरी हुकूमत बन जाएगी, यानी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं, अबूरी हुकूमत जो कि
हर इलेक्शन से पहले 2 माह के लिए या 2.5 माह के लिए तैयार बनती है। अब लेकिन 2-2.5 माह के लिए अगर कोई बुरी हुकूमत बनती है, केयर टेकर सेटअप लाया जाता है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है हाशमी साहब कि वो जो केयर टेकर सेटअप है, वो क्या शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मशावरत से आएगा या उसके अंदर शहबाज शरीफ की और तहरीक इंसाफ की मशावरत होगी, क्योंकि केयर टेकर सेटअप जो है वो जिम्मेदार होता है अगला इलेक्शन करवाने के लिए। उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो 2 महीने आके आपकी इकॉनमी को संभालेगा या कोई मुश्किल फैसले करेगा। ये जो आपके सेनेटर मुसद्दिक मलिक हैं, ये 2013 में केयर टेकर सेटअप का हिस्सा थे। ये मिनिस्टर थे केयर टेकर सेटअप में, और ये जाकर खुफिया मुलाकातें करते थे मियां नवाज शरीफ से। केयर टेकर सेटअप का हिस्सा होते हुए, निगरान हुकूमत का हिस्सा होते हुए इन्हें एक आज़ाद वजीर होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने मियां नवाज शरीफ से मिली भगत की। ये मियां नवाज शरीफ के घर जाते रहे, वहां जाकर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग्स देते रहे, और इन्होंने अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून के हक में। ये जो बगैर किसी स्ट्रगल के, यानी मुसद्दिक मलिक कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, कोई सियासी फिगर नहीं है, कोई उनकी सियासी स्ट्रगल नहीं है। नून लीग के कारकुनों का हक मार के, नून लीग के रहनुमाओं का हक मार के, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो केयर टेकर सेटअप में बदनीयती के साथ जाके मियां नवाज शरीफ को ब्रीफ करते रहे, मियां नवाज शरीफ को बताते रहे कि केयर टेकर सेटअप के तहत जो इलेक्शन हो रहा है, ये किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है, आपको किससे मिलना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए इस इलेक्शन को अपने हक में करने के लिए। तो सिर्फ इस बुनियाद पर मुसद्दिक मलिक को बाद में नवाजा गया और उनको सेनेटर बनाया गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो केयर टेकर सेटअप आए, जब भी इलेक्शन होने, अगर इमरान खान साहब को कुछ इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में भी इलेक्शन जो है, अगर आप बात करें टेबल पर आए तो मार्च अप्रैल तक इलेक्शन हो सकता है, यानी जनवरी फरवरी में आ सकता है आपका केयर टेकर सेटअप। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ऐसा केयर टेकर सेटअप आए जो कि अगला इलेक्शन शफाफ तरीके से करवाए। तो गारंटीज जो हैं वो कितनी पायदार हैं, ये भी बहुत मैटर करेगा। और फिर हाशमी साहब, 29 नवंबर 2022 के बाद हो सकता है कि ऑल टुगेदर सारी पॉलिसीज तब्दील हो जाएं, क्योंकि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होते हैं तो फिर जो आपके 6 सबसे सीनियर जनरल्स हैं, जाहिर है कि जनरल फैज हमीद को तो आप इस वक्त समझें कि उनको तो आर्मी चीफ, अगर ये हुकूमत रहती है 29 नवंबर 2022 तक, तो जनरल फैज हमीद को तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, कि जनरल फैज हमीद को तो ये आर्मी चीफ बिल्कुल तैनात नहीं करेंगे। तो बाकी 5 जो जनरल्स हैं उनमें से ज़ाहिर सीनियरिटी लिस्ट है, उसमें से फिर एक आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर होगा। तो फिर ये भी देखना होगा कि 29 नवंबर 2022 के बाद एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक कलेक्टिव सोच के साथ किस तरह से सामने आती है। तो ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि 29 नवंबर 2022 तक अगर ये हुकूमत रहती है और आर्मी चीफ की, नई आर्मी चीफ की तकर्री होती है, तो उस वक्त पूरी जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है ये तब्दील हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब कंसिडर कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा ठंडा करके खाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के पास तमाम कार्ड्स इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं। खान साहब की इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी है खान साहब की, कि जितना इलेक्शन ये डिले भी कर लें, क्योंकि आईनी तरीके से तो ये अगस्त से आगे नहीं लेके जा सकते इलेक्शन को, तो खान साहब को 3/4 अक्सरियत मिलनी है। तो खान साहब के कॉन्फिडेंस की वजह भी है कि खान साहब टेबल पर अपनी मर्जी के ऑप्शन के साथ, जो कि एक जमहूरी ऑप्शन होगा, आईनी ऑप्शन, उसके साथ इसलिए बैठना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं। उनको पता है कि इस जी। वक्त पार्लियामानी ताकत भी उनके पास है, अवामी ताकत भी उनके पास है। दूसरी जानिब पीडीएम के पास ना तो अवामी ताकत है ना पार्लियामानी ताकत है। वो जो 26 किलोमीटर की हुकूमत है इनकी, वहाँ भी इनकी एक जाली हुकूमत है। वो वैसे भी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं, और कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ के अक्सरियत है। तो इस वजह से खान साहब टेबल के ऊपर जो भी ऑप्शन आएंगे, तो खान साहब कॉन्फिडेंस के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उन ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे। इसलिए बहुत मुझे लगता है कि इमरान खान साहब शायद कोई बहुत जल्दबाजी ना करें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने में। तहरीक जहाँ तक चलाने का सवाल है, तो उसकी एक मकसद ये भी है कि आपका मोमेंटम जो है वो चलता रहे, क्योंकि खान साहब कभी हार नहीं मानते, और खान साहब का ये कहना भी है कि आप उस वक्त हारते हैं जब आप हार मान लें। आप देख लें कि खान साहब
का ये जो पूरी सियासी स्ट्रगल है, इसके अंदर खान साहब का स्टेमिना आप देखें कि पहला जो फेज था खान साहब ने, वो इतना एग्रेसिव कैंपेन की कि कुछ सोच नहीं सकता था कि आप पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर दें। और फिर अब ये दूसरा फेज आया है और खान साहब की वही एनर्जी है। और इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि पीडीएम भी ये समझ रही थी, बहुत से सियासी तज्जियाकार ये समझ रहे थे कि लोग थक जाएंगे कि बार बार लाहौर में जलसा, बार बार केपी में जलसे, फिर कराची में जलसे, लोग कहेंगे कि फिर वापस। लेकिन लोगों का इस वक्त इमरान खान साहब के साथ इतना लगाव है, और इसमें यह बात भी अहम है कि लोगों में इतना शऊर आ गया है कि लोगों को पता है कि जब तक हम इन जलसों में नहीं जाएंगे, जब तक इमरान खान साहब ये दूसरा जो लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं इसके अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करेंगे इस जाली हुकूमत से, जिसने हमारे मुल्क को बर्बाद किया है, जिसने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया है, जिसने हमारे लोगों के वसाइल जो खा गई है, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। इसलिए एक एक शहर में जो तीसरी तीसरी मरतबा जलसा हो रहा है, तो तीसरी मरतबा अटेंडेंस जो है वो उससे भी ज्यादा जा रही है। ये बहुत हैरानकुन बात है। और इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है कि उनके जो डिसीजन मेकर हैं वो भी इन मामलात के नोट्स ले रहे होंगे। तो 29 नवंबर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इमरान खान साहब के जहन में भी होगी। लेकिन इस वक्त जो ऑप्शंस हैं और जो कार्ड्स हैं वो इमरान खान साहब की जेब में है, इसलिए इमरान खान साहब को तामुल के साथ मुझे लगता है वो ये कार्ड्स खेलेंगे। बाकी इस वक्त परेशान होने की जरूरत है तो आप देख लें कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लहजे से पता चलता है कि कितनी इरिटेशन है, कितनी घबराहट है, और उन एक बेबसी जाहिर होती है उनके चेहरों से। और दूसरा, खान साहब एक और जो उनका एक नैरेटिव का मकसद था उसमें कामयाब हो गए हैं, क्योंकि खान साहब ने ये जो चेहरे हैं, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इनको आवाम में, कोई माने या ना माने, आवाम में इनको एक नफरत की अलामत बना दिया। आप देख लें कि ये कहीं बाहर निकलते हैं, आवाम का रद्द अमल किस किस्म का होता है। यानी कोई वहां पे कोई पीटीआई का लीडर या कोई आ, इनको लीड करने वाला आवाम को नहीं होता, लेकिन उनका रद्द अमल आवाम का किस किस्म का होता है। मरियम नवाज जहाँ जाती हैं किस किस्म का रद्द अमल होता है। तो ये तो आवाम में निकलने के काबिल नहीं बिल्कुल रहे। इस ठीक वजह है। से सिचुएशन इमरान खान साहब के लिए सूटेबल है। और ये भी देखें, आप अपने कंफर्ट जोन से कभी कभी आपको निकलना पड़ता है। उस वक्त आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखें तो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराई गई, ये बड़ा बारीक वारदात होती है, इसके कुछ सबूत शायद नहीं छोड़े जाते। लेकिन उसके बावजूद लोगों में इतना शऊर था कि लोगों को समझ आ गई कि इमरान खान साहब को किस साजिश के जरिए निकाला गया, और लोगों ने उस पर भरपूर तरीके से रिएक्ट किया। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि लोग इस तरह से बाहर निकलेंगे सड़कों पर और लोगों में इतना सियासी शऊर होगा। तो ये आशमी साहब एक बड़ी स्ट्रगल है, जो कि 26 साल की स्ट्रगल है, खास तौर पर 2010 के बाद जो खान साहब ने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई है, उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, शरीफ माफियाज, जरदारी माफियाज, ये अवाम के सामने इस वक्त बेबस नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। वीर जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।